मैंने अभी तक क्या पढ़ाया, राइट? मैंने आपको पढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ की पहली क्लास में मैंने क्या बोला? क्या कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, एंड अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और मैंने आपको क्या बोला कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए आपको कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है? 5। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी, इंटेंशन। अगर ये 5 फॉर्म प्रूफ हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्लियर? ऑफर कर लिया हम लोगों ने, एक्सेप्टेंस कर लिया हम लोगों ने, कंसिडरेशन कर लिया हम लोगों ने, पास्ट में कर लिया। हटाओ, पीछे कितने बचे? 2 चैप्टर, कैपेसिटी एंड इंटेंशन। तो कैपेसिटी भी करेंगे इस क्लास में और इंटेंशन भी करेंगे इस क्लास में, क्योंकि ये दोनों छोटे टॉपिक हैं और इन टॉपिक के प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं आता और ऐसे क्वेश्चन आता है। तो हम लोग इस दोनों को अभी क्लास में कर लेंगे और फिर रात वाली 9 बजे की जो क्लास है उसमें फ्रस्ट्रेशन कर लेंगे। तो 3 टॉपिक हमारे आज के हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। आज की टॉपिक है, द नेम ऑफ द टॉपिक इज कैपेसिटी। कैपेसिटी। अब सवाल यह है कि कैपेसिटी होती क्या है? सुनना मेरी बात। अभी मैंने आपको बोला कि अगर दो पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कैंसिलेशन, कैपेसिटी, इंटेंशन। यानी कैपेसिटी, पहली बात तो आप मुझे समझनी है कैपेसिटी के बारे में, वो ये है कि कैपेसिटी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट टू फॉर्मुलेट अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड इन एब्सेंस ऑफ कैपेसिटी देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि अगर दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आना चाह रही हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए लाजमी है कि कैपेसिटी होनी चाहिए, और रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए लेकिन कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अगर कैपेसिटी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कैपेसिटी नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ये बात समझ आती है पूरी? है ना? यस सर। अब सवाल ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी? कैपेसिटी का बेसिकली मतलब होता है मेंटल कैपेसिटी और रादर मेंटल कैपेबिलिटी, दिमागी कुवत। वो बोलते हैं ये चेक करो क्या दोनों पार्टी इसी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लायक भी हैं कि नहीं है। क्या दोनों पार्टी, पार्टी ए और पार्टी बी, दो पार्टी तक कॉन्ट्रैक्ट में आना चाह रही हैं तो इनकी मेंटल कैपेसिटी, मेंटल कैपेबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट में, या मेंटल कैपेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट में आने की नहीं है, ये चीज चेक करो। अगर दोनों पार्टीज की मेंटल कैपेसिटी, मेंटल कैपेबिलिटी है तो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते। क्लियर? अब यस। सवाल ये है फाद कुरैशी, हाउ द हेल विल वी नो वेदर अ पर्सन हैव मेंटल कैपेसिटी और नॉट? सवाल ये है। तो इसका जवाब सिंपल है, यानी सवाल ये, हु हैज कैपेसिटी टू एंटर टू अ कॉन्ट्रैक्ट? किस बंदे के पास कैपेसिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट में आने की? तो बोलते हैं जवाब इसका क्या है? एवरीवन। everyone. If you are a human, you do have capacity to enter into a contract. अगर आप एक इंसान हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हो, राइट? कैपेसिटी आपकी होती है कॉन्ट्रैक्ट में आने की। लेकिन क्या बोला? सिर्फ 3 तरह के लोग हैं, सिर्फ 3 तरह के लोग हैं जिनके पास मेंटल कैपेसिटी नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट में आने की। 3 तरह के लोग हैं जिनके जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते हैं। Number one, any person who is mentally unstable. अब अगर कोई बंदा है जिसको कोई दिमागी बीमारी है, मेंटली अनस्टेबल है, अनफिट है, कोई दीवाना है, पागल है, ऐसा बंदा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आ सकता है, उसकी मेंटल कैपेबिलिटी नहीं है। अब आप बोलोगे एक तो बंदा को बेचारी मेंटल कैपेसिटी नहीं है, दूसरा उसको कॉन्ट्रैक्ट में भी आने दे रहे हो, कितने बुरे इंसान हो। नहीं भाई, अगर एक बंदे की मेंटल कैपेसिटी नहीं है तो क्या वो अपने अच्छे और अपने लिए बुरा समझ सकता है? नहीं। तो क्या वो कोई उसको बेवकूफ बना सकता है? यस। क्या उससे कोई नाजायज फायदा उठा सकता है? यस। ताकि मेंटली अनस्टेबल बंदे का कोई बंदा नाजायज फायदा ना उठाए, इस वजह से उसकी खुद की प्रोटेक्शन के लिए हमने वो क्या बोला है, आपकी मेंटल कैपेसिटी नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, नो कॉन्ट्रैक्ट फॉर यू। ये बात समझ आती है? अयान, अब्दुल वहीद, आयशा, अलीना? यस सर। यस है? यस सर। जी सर। यस सर। नंबर वन हो गया। नंबर टू, दूसरा बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, ये कौन होता है? बोलते हैं एनी पर्सन who is intoxicated under the influence of drugs or alcohol। किसी बंदे ने भी अगर शराब पी ली या कोई और नशा कर लिया और वो नशा करने की वजह से उसको इंटॉक्सिकेशन हो गया, नशा हो गया उसको, तो जिस वक्त तक उस बंदे के ऊपर नशा है उस वक्त तक वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता। एनी पर्सन हु इज इंटॉक्सिकेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल। अगर आप कोई
सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हो और अगर आपको नशा हो जाता है, इंटॉक्सिकेशन हो जाती है, तो आप अपनी सेंसेस में होते हो या नहीं होते हैं अलीना? अब अपनी सेंसेस में No. नहीं होते, Yeah. But राइट? इफ यू नॉट इन योर सेंसेस, कैन यू फॉर्म रैशनल जजमेंट एज टू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू? नहीं। एक बंदे ने 2 शराब की बोतलें पी हुई है, उसको यही होश नहीं कि वो कौन है और वो किधर है भाई, तो वो क्या डिसीजन लेगा अपनी जिंदगी के बारे में? या कोई कमर्शियल डिसीजन नहीं ले सकता, राइट? कोई भी डिसीजन लेगा तो वो वेल थॉट ऑफ नहीं होगा, नुकसान हो सकता है। ताकि जो बंदा इंटॉक्सिकेटेड हो, उस वक्त वो कुछ गलत डिसीजन ना ले पाए, इस वजह से उसकी इंटेंशन नहीं होती, सॉरी, कैपेसिटी नहीं होती उस वक्त तक के लिए। तो दूसरा बंदा कौन है? इंटॉक्सिकेटेड। ये क्लियर है? अब आता है नंबर 3, एनी माइनर्स। माइनर्स कौन होते हैं? अंडर द एज ऑफ 18। अगर आप 18 साल से कम हो तो आप कौन हो? माइनर हो। और माइनर का आम तौर पे, यानी जनरल रूल क्या है माइनर्स का, कि माइनर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर टू कॉन्ट्रैक्ट, दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? तो माइनर्स डू नॉट हैव कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? आपने बोला यार एक बच्चे को आप कॉन्ट्रैक्ट में जाने दे रहे, नहीं जी, ये उनकी खुद की प्रोटेक्शन के लिए है। बताओ, एक बच्चे को सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन कब होती है, यानी एक बंदा होश कब संभालता है बच्चा? 10 साल, 11 साल, 12 साल, यही ब्रैकेट होता है, राइट? अब अगर बंदे ने होश संभाला है 9-10 साल की उम्र में, ठीक है, उसको कम से कम, अगर 16 साल का है, 14 साल का है, 14 ईयर्स है, तो 2-4 साल की जिंदगी उसने प्रॉपरली, अगर एक बच्चा 14 ईयर्स का है, उसकी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस है, उसने क्या समझा है लाइफ के अंदर, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है उसके लिए, उसको तो कुछ पता ही नहीं उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। So a minor have not yet gone, have not seen things, have not experienced things, so they are not in a position to determine what is right and what is wrong for themselves. जो कोई बड़ा अडल्ट बंदा क्या माइनर को बेवकूफ बना सकता है, नाजायज कर सकता है उसके साथ? बिल्कुल। yes. तो माइनर की प्रोटेक्शन के लिए हमने बोला कि आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। ज्यादा क्लियर है? जी सर। सही है। अच्छा, यहां तक की बात हम लोगों ने समझ ली। अब इससे आगे चलते हैं। अब मेरी बात सुनो। अब कॉन्ट्रैक्ट पता है कितने कितने, बताओ। एक बंदा, अब एक और बात पूछता हूं, एक बंदा है एडल्ट और वो मेंटली स्टेबल भी है और इंटॉक्सिकेटेड नहीं है बल्कि सोबर है, ठीक है, मतलब कोई नशा भी नहीं किया हुआ, क्या ऐसे बंदे की कैपेसिटी है कि नहीं है? यस सर है। सर यूजुअली तो कैपेसिटी है, कैपेसिटी है। तो जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट में आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा, जी यस सर होगा। वैलिड हो। यानी जब एडल्ट हो और क्या कहते हैं, स्टेबल वो हो। मेंटली स्टेबल हो और सोबर हो, तो उसकी कैपेसिटी होती है। तो ऐसे लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड होगा नहीं होगा? होगा। वैलिड होगा। वैलिड का मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। और आपको याद है मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब दो पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद दोनों पार्टी को कोई ना कोई काम करना पड़ता है, उस काम को परफॉर्मेंस बोलते हैं, करेक्ट? और अगर एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर वैलिड है, तो बंदे को कॉन्ट्रैक्ट में जो परफॉर्मेंस है वो देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। यस। यानी एक एडल्ट मेंटली स्टेबल, तो मेरी चला के दे फेरी भेजूंगी अभी मैं ना यार बाहर चले। अच्छा सुनो, एक बंदा है एडल्ट है, मेंटली स्टेबल है और सोबर है, उसकी कैपेसिटी है, तो उसके लिए बताओ राना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है वॉइड है? वैलिड है। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो परफॉर्म करना है कि नहीं करना? कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है। ये बात सबको समझ आ गई? Yes. आयशा, जी सर। मरीना, फहद, हुरिया, वेर आर यू हुरिया? हेलो। जी सर। यस सर। फिर यहां तक हम लोग क्लियर है ना? अब यहां से हम आगे चलते हैं। अब एक टेक्निकल पॉइंट बताने लगा हूं आपको टॉपिक का। याद रखो, 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वैलिड। वैलिड कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है और कॉन्ट्रैक्ट में जो परफॉर्मेंस करनी है काम, वो करना पड़ेगा, मुकर नहीं सकते, भाग नहीं सकते, ठीक है?
एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइड। वॉइड यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना या कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद हमने खत्म कर दिया है और कॉन्ट्रैक्ट हैज गॉन टू गार्बेज, राइट। अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है, ठीक है। और तीसरा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बना है लेकिन मर्जी है परफॉर्म करने की। अगर परफॉर्म कर देते हो तो मर्जी है, या परफॉर्म नहीं करते तोड़ देते हो तो मर्जी है। यानी वॉइडेबल कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? जहां पर आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट चलाना तो चला दो और तोड़ना है तो तोड़ दो। तोड़ने की सूरत में ब्रीच होगा नहीं होगा? नहीं होगा, बिकॉज आपके पास ऑप्शन है। कॉन्ट्रैक्ट चलाना है चलाओ, नहीं चलाना ना चलाओ। तो वैलिड परफॉर्म करना ही करना है, वॉइड परफॉर्म नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। वॉइडेबल मर्जी है, परफॉर्म कर दिया तब भी ठीक है, नहीं भी कर दिया तब भी ठीक है। ना करने की सूरत में सू नहीं कर सकता कोई। समझाती है बात यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. अब वैलिड समझ आ गया, वॉइड समझ Yes, आ गया, ये sir. वॉइडेबल का क्या चक्कर है अभी बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल राना राना शम्स, फॉर एग्जाम्पल Yes, sir. ये मैं हूं, ठीक है, उमर खान, ठीक है, और ये आप हो, ये आप हो। आप कौन हो? राना शम्स। अब उमर खान जो है वो पहली बात तो एक एडल्ट है, मेंटली स्टेबल है और सोबर है। पता इसकी कैपेसिटी है कि नहीं है? कैपेसिटी है। है sir. राना जो है ना वो 16 इयर्स का है। बताओ माइनर के एडल्ट? Minor. माइनर। इसकी कैपेसिटी है कि नहीं है? इसकी कैपेसिटी नहीं है। तो बताओ अगर के फॉर एग्जाम्पल उमर खान को नहीं पता या पता भी है कि आप माइनर हो, और मैं और राना शम्स एक कॉन्ट्रैक्ट बना ले और कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर ले, ठीक है, तो उमर खान की तो एक अडल्ट है, तो कैपेसिटी थी कि कैपेसिटी नहीं थी? नहीं थी, कैपेसिटी थी। Capacity. तो मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है वॉइड है? Valid. वैलिड। वैलिड। लेकिन ये दूसरा वाला तो माइनर है, इसकी कैपेसिटी है कि नहीं है? इसकी कैपेसिटी नहीं नहीं है। है। तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है, वॉइड है या वॉइडेबल है? वॉइडेबल। वॉइडेबल। वॉइडेबल है। यानी दोनों पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में आई, अडल्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, यानी अडल्ट को जो कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस है वो देनी ही देनी पड़ेगी। अगर अडल्ट ने परफॉर्मेंस नहीं दी तो माइनर सू कर सकता है ब्रीच के लिए कि भाई तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, परफॉर्म क्यों नहीं किया। लेकिन माइनर के लिए जो परफॉर्मेंस है ऑप्शनल है, यानी वॉइडेबल है। अगर परफॉर्म कर दिया अच्छा, अच्छी बात है, मर्जी उसकी। नहीं भी किया तो उसकी मर्जी, नहीं किया तोड़ दिया कॉन्ट्रैक्ट। अगर माइनर ने परफॉर्म नहीं किया, अडल्ट ब्रीच के लिए सू नहीं कर सकता। दैट इज हाउ माइनर्स आर प्रोटेक्टेड। डोंट यू थिंक माइनर्स आर गिवन मोर प्रोटेक्शन एज द रेगुलर पर्सन? हैड दिस बीन एडल्ट फिर ब्रीच के लिए सू करते हैं हम लोग? यस। यस। लेकिन क्योंकि माइनर है सो ही नहीं कर सकते आप, क्योंकि वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट है। चलाया तो अच्छी बात है, नहीं चलाया तो मर्जी उसकी। क्लियर? आगे चलता है। अब इस सिचुएशन के अंदर अब ऐसी सिचुएशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बैंक का मैनेजर हूँ, ठीक है, बैंक चलाता हूँ मैं, और ये राना है। राना ने अपनी दाढ़ी वाड़ी लगा दी और बेवकूफ बना रहा है लोगों को कि वो अडल्ट है, ठीक है, और एक गाड़ी में आता है बैंक में, और बैंक में जाकर बोलता है आई नीड अ लोन फ्रॉम द बैंक। मैंने कहा हाउ मच लोन डू यू वांट? बोलता है 1 मिलियन पाउंड्स। मैंने कहा डन। तो मैंने और राना ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया वेयर द बैंक परफॉर्मेंस इज टू गिव व्हाट? लोन। लोन देना है मुझको, बैंक में लोन देना है। कितना? 1 मिलियन पाउंड्स, ठीक है। राना की परफॉर्मेंस क्या है कि लोन इंटरेस्ट के साथ वापस करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाँ 1.5 मिलियन पाउंड्स रिटर्न करना है इंटरेस्ट के साथ। अब असल में क्या हुआ पता ये चला कि जो बैंक में बंदा है उमर खान, पता अडल्ट है, सोबर है, क्या कहते हैं, मेंटली स्टेबल है। मेरी कैपेसिटी है कि नहीं है? है। Yes, sir.
कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए वैलिड है वॉइड है? Valid. तो मेरी परफॉर्मेंस मुझे करनी पड़ेगी या भाग सकता हूँ? करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। यानी मुझे लोन देना ही पड़ेगा, मैंने दे दिया। लेकिन माइनर की बात करो तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल, यानी परफॉर्म करो तो मर्जी, नहीं करो तो नहीं मर्जी। यानी अगर मर्जी तो 1.5 मिलियन रिटर्न करूं, लेकिन मर्जी ना करूं, खा जाऊं, तो अगर राणा ने पैसे खा लिए तो मैं सू कर सकता हूं एज अ बैंक? नहीं। तो ये रियल नहीं। में कर सकते हैं? नहीं। हाँ। तो ये रियल में कर सकते हैं? हाँ। क्रिमिनल लॉ पे फिर भी केस बनेगा, बच्चे को उठा के जेल में फिर भी डालेंगे। जब भी तो ऑर्गेनाइज क्राइम जो लोग करते हैं उसको बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। क्रिमिनल के अंदर भी जुवेनाइल कोर्ट में जाएगा ना, बच्चों के कोर्ट में जाएगा, यूथ सेंटेंस होगी, ओके उसमें सर। इतने कड़ी सजा भी नहीं होती। ठीक है, जब भी लोग बच्चों का इस्तेमाल करते हैं क्राइम के, बिकॉज प्रोटेक्शन होती है उनको। अच्छा, अब ये बात समझ आई कि गेम क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर बैंक सुई नहीं कर सकता। लेकिन डोंट यू थिंक दिस होल सिनेरियो इज वेरी अनफेयर फॉर द बैंक, फॉर द अडल्ट पार्टी? Yes, sir. यस। यस कि भाई सर। अगले बंदे ने पैसे ले गए, खा गया, 1 रुपया नहीं दे रहा, ये तो बड़ी गलत बात है। तो एडल्ट के लिए एक रेमेडी बनाई है, एक एक्ट निकाला, माइनर्स एक्ट। माइनर्स एक्ट सेक्शन 3 निकाला। माइनर्स एक्ट सेक्शन 3 क्या बोलता है? अडल्ट को एक रेमेडी प्रोवाइड करता है। क्या रेमेडी प्रोवाइड करता है? कि सो एज लॉन्ग एज द सब्जेक्ट मैटर इज रिकवरेबल, यू मे रिकवर इट। भाई नहीं देना ना पैसे वापस, इसी घर में घुसो, पैसे मिलेंगे, पैसे उठा के ले जाना, खत्म। लेकिन इसे घर में घुसे, इसने आधे पैसे खा लिए हैं, 5 लाख खा लिए, पीछे कितने बचे? 5 लाख। तो कितने लेके जाएगा बैंक? 5 लाख। मजीद 5 लाख खा लिए, लॉस, कुछ नहीं हो सकता। ये बात समझ आई? जी So सर। yes, sir. अच्छा, अगर इसने ये गाड़ी खरीदी होती बैंक से, तो बैंक की परफॉर्मेंस क्या होती? गाड़ी देना। और इसकी परफॉर्मेंस क्या होती? पैसे देना। बैंक में तो गाड़ी देनी ही देनी होती, इसको गाड़ी मिल जाती। ठीक है, इसी परफॉर्मेंस क्या थी? पैसे देना। अगर ये पैसे नहीं देता तो बैंक कुछ कर सकता था इसका? नहीं। No. तो फिर क्या करता? बैंक जाता और फिर गाड़ी उठा के वापस घर पे ले आता कि पैसे नहीं दिए तो गाड़ी वापस। सो इफ द सब्जेक्ट मैटर इज रिकवरेबल, देन यू कैन रिकवर इट। लेकिन अगर कि ये माइनर गाड़ी को बेच देता किसी तीसरे बंदे को, किसी थर्ड पार्टी को, तो थर्ड पार्टी से गुड्स रिकवर हो सकते हैं? नहीं। नो सर। लेकिन अगर माइनर ने थर्ड पार्टी को गाड़ी बेची होती, तो थर्ड पार्टी ने माइनर को कुछ पैसे दिए होते, मनी। जी। तो बैंक थर्ड पार्टी से गुड्स तो नहीं ले सकता, लेकिन मनी उठा के ले जा सकता है। लेकिन अगर मनी भी खा लें तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं हो सकता। सॉरी, यहाँ तक की बात समझाई? Sir, So at the, कोई हाँ, personal asset नहीं उठा सकते नहीं, for recovery? नहीं? Okay. नहीं, तो गार्डियंस बिकॉज जो होते हैं उनको देना नहीं पड़ता होगा कोलैटरल के तौर पे? हम तो गार्डियंस की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ माइनर की बात कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसके हवाले से कोई लॉ नहीं होगा, और मतलब because but the problem is that your curriculum is only limited to this part of the law, where you're only focusing on this part. It's not a problem of impossibility, there must be a law in this area जहां पर कोई ना कोई repercussion आएगी, रिकवरी करेंगे हम लोग। लेकिन एज पर योर सिलेबस यहाँ तक की कहानी बताइए आपको। ठीक है, इसके बारे में मजीद मालूमात जब आपको लेनी होगी, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, इफ दिस इंटरेस्ट यू, देन यू कैन लेट मी नो। आफ्टर मैं जो आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम करूंगा, ऑनलाइन फिजिकल बोथ है, उसमें हिस्सा लेना, विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट लॉ। बट एनीवेज, यहाँ तक की बात समझ आ गई? क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। Can goods be recovered if अगर माइनर ने उन पैसों से कुछ और खरीद लिया हो तो वो चीज उठा के लेके जा सकते हैं? मोस्ट प्रॉब्ली यस। अच्छा, सो एट द एंड ऑफ द डे मैंने अभी तक क्या पढ़ाया कि भाई हमने कैपेसिटी और टॉपिक शुरू किया। कैपेसिटी का मतलब होता है मेंटल कैपेबिलिटी, मेंटल कैपेसिटी किसके पास होती है? जनरल रूल क्या है? एवरीवन हैज कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर ह्यूमंस। लेकिन थ्री टाइप ऑफ पीपल आर बार्ड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी थ्री टाइप ऑफ पीपल आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। हु आर दे? मेंटली अनस्टेबल, इंटॉक्सिकेटेड एंड माइनर्स। तो माइनस के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल होता है, यानी मर्जी चलाओ मर्जी तोड़ो। लेकिन अडल्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है।
तो अडल्ट और माइनर जब कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे तो अडल्ट तो परफॉर्म करेगा ही करेगा, भाग नहीं सकता, लेकिन माइनर की मर्जी परफॉर्म करे या ना करे। अगर माइनर अडल्ट से कोई चीज खरीद ले, गुड्स खरीद ले और उसके पैसे ना दे तो अडल्ट सू नहीं कर सकता, लेकिन सेक्शन 3 माइनस एक्ट के अंदर उसको क्या बोला है कि गुड्स उठा के ले जा सकता है। लेकिन गुड्स अगर थर्ड पार्टी को बेच दिए तो गुड्स गए, गुड्स वापस नहीं आएंगे। लेकिन माइनर ने जो थर्ड पार्टी को गुड्स बेचे हैं उससे जो पैसे आए हैं वो रिकवर कर सकता है, लेकिन अगर माइनर वो पैसे भी खा गया तो कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, लेट्स गो। Sir, what's the third category of people? Minors, mentally unstable, number 1. Number 2, intoxicated under the influence of drugs or alcohol. And number Okay, 3, sir. minors. And for minors, the contract is therefore voidable, which means they have option to perform or not to perform. They cannot be sued for breach. They're सर protected जब in the law. कॉन्ट्रैक्ट में फॉल्स इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, एज इन अगर माइनर साइन करता है कॉन्ट्रैक्ट एंड उसकी एज कॉन्ट्रैक्ट में गलत लिखी हुई है और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गलत लिखी तो हुई ये है, क्या हो तो गया? वो ऑटोमेटिकली Where a person have this means a person has misrepresented himself, right? This person has misrepresented himself Exactly. with the intention to gain for Misrepresentation. himself and cause loss on the person. इसका मतलब है कि क्रिमिनल केस के अंदर फ्रॉड पे केस कर सकते हो, जेल में बंद कर सकते हो बंदे को। एज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये सिचुएशन है। क्रिमिनल में अलग केस चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट में केस करोगे तो कोई चीज हो नहीं पाएगा। क्रिमिनल में आपको रेमेडी मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट में आपका कोई फायदा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में आप गए, क्लियर है? अच्छा आ जाओ, अब मेरी बात क्या मैंने बोली है कि जनरल रूल क्या है कि इफ यू आर अ माइनर देन देयर इज नो कैपेसिटी, therefore there is no contract and the contract is voidable, correct? लेकिन इस जनरल रूल की क्या है? दो एक्सेप्शन है। दो एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि दो ऐसी सिचुएशन है जहां पर माइनर, दो ऐसी सिचुएशन है जहां माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट में आएगा और कॉन्ट्रैक्ट में उसकी कैपेसिटी होगी और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, और अगर उसे परफॉर्म नहीं किया तो हम उसको सू भी कर सकते हैं ब्रीच के लिए। तो बेसिकली सीन क्या है? जनरल रूल माइनस कैपेसिटी, नो कैपेसिटी, बट एक्सेप्शंस इन टू सिचुएशंस, डू दे हैव कैपेसिटी? यस दे डू हैव कैपेसिटी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दो सिचुएशंस। कौन सी सिचुएशन? where the minors enter into a contract for goods which are necessaries. बोलते अगर एक माइनर ने कोई ऐसे गुड्स खरीद लिए जो कि उसकी क्या है? नेसेसरी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? माइनर के लिए वैलिड होगा। यानी इफ अ माइनर बाइज अ गुड विच इज अ नेसेसरी, तो डू दे हैव कैपेसिटी और नॉट? Ayan, they do have capacity. Yes, correct? What do you mean by necessary? That is the question. एक होता है necessity, ये है necessary. Necessity अगर आपने business या economics पढ़ी है तो उसे basic essentials of living को बोलते हैं, food, water, shelter, all of that. लेकिन ये necessary नहीं है, basic essentials of living नहीं है, ये necessary है। necessary को define किया है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 3 ने, और क्या बोला है? एनीथिंग विच इज इन द लाइफस्टाइल ऑफ अ माइनर। किसी भी माइनर ने कोई ऐसी चीज खरीदी जो कि उसके लाइफस्टाइल के अंदर फॉल करती है, वो क्या कहलाई जाएगी? अननेसेसरी। और फिर उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, कैपेसिटी भी होगी, कॉन्ट्रैक्ट बन भी जाएगा। अब लाइफस्टाइल की ये वो चीज है कि नहीं है, ये चीज को डिटरमिन करने के लिए उस बंदे का बैकग्राउंड को देखते हैं, माइनर के, उस बंदे की करंट सिचुएशन देखते हैं और देखते हैं कि डेस्परेटली डिमांडेड थी वो चीज कि नहीं थी चीज। अब बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं एक माइनर हूं, ठीक है, और कोर्ट ने मेरे बैकग्राउंड को देखा, कोर्ट ने मेरे
मैं एक माइनर हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं दुकान में जाकर बोलता हूँ कि मुझे एक आईफोन 16 प्रो मैक्स चाहिए। कितने का है? बोलते हैं 6 लाख रुपए का है। मैंने कहा अच्छा मैं पैसे शाम में आपको दूंगा, आप फोन दे दो। फोन उठाकर ले गया। शाम में आके बोलते हैं कि भाई फोन के पैसे दो। मैंने क्या बोला, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो माइनर हूँ, मेरे को पैसे नहीं है, अल्लाह हाफिज। लेकिन बताओ, एम आई माइनर हु बॉट गुड्स? यस और नो हुरिया? यस। अगर ये गुड्स क्या है, नेसेसरी है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वैलिड। और फिर मुझे पैसे देने पड़ेंगे, नहीं ये तो वसूल करेगा मेरी चीजें। अब क्या, अब नेसेसरी क्या होती है? चेक करना पड़ेगा कि फोन खरीदना मेरा लाइफस्टाइल में आती है कि नहीं आती है। तो देखा गया मेरा बैकग्राउंड, तो मैं बहुत ही रिच माइनर हूँ, बहुत पैसे है मेरे पास। और मेरी करंट सिचुएशन क्या है कि मेरे घर में एक एप्पल का लैपटॉप है, एक एप्पल का आईपैड है, और पुराने 4-5 एप्पल के फोन पड़े हुए हैं। तो क्या मेरा बैकग्राउंड और करंट सिचुएशन देख के लग रहा है कि मेरे लाइफस्टाइल के अंदर फोन, आईफोन जैसी चीजें खरीदने हैं? Yeah. यस। तो आईफोन नेसेसरी फॉर मी? Yes. यस। तो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग और नॉट कैपेसिटी है कि नहीं है? बिल्कुल है। है। यस Clear? और सर उसके घर में अगर नोकिया पड़ा हुआ था फॉर एग्जांपल लाइक 2005 का, आप बताएं ना, आप जज हैं कि उसके पास कैपेसिटी है? it's still a phone but it's like way cheaper, so no capacity. यस, बिल्कुल ठीक। जो नोकिया 11-12 होता था, वो तो 2-3 हजार का मिलता था। अभी आईफोन 16 6 लाख रुपए का मिलता है। ऐसे 2000 Yeah. फोन आ जाए भाई, फिर राइट। अच्छा, अब मैं इसको इलस्ट्रेट करने के लिए आपको एक और केस की मैं एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा था, उसने जाकर एक दर्जी को बोला, टेलर को बोला कि आई वांट 6 वेस्ट कोट टू बी स्टिच्ड। 6 बोला है, 6 वेस्ट कोट मेरे लिए सी दो। दर्जी ने 6 वेस्ट कोट सी दिए उसके लिए। वो वेस्ट कोट उठाकर ले गया। दर्जी ने बोला पैसे, बोलता है पैसे नहीं दे रहा, मैं तो अंडर 18 हूँ, माइनर हूँ, मेरा पैसे नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वर्ड बने, चलो भागो यहाँ से। उसने सू कर दिया। अब इस वेस्ट कोट गुड्स? यस। अब अगर ये नेसेसरी, तो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होना नहीं है। अब देखा गया कि भाई, उसके घर पे गए तो पता चला कि ये लॉर्ड्स के खानदान में से था, बहुत अमीर बच्चा था, और इसके घर में ऑलरेडी 20 वेस्ट कोट थी। सो बाइंग वेस्ट कोट इज अ लाइफस्टाइल फॉर हिम और नॉट? यस, इट्स अ नेसेसरी, और कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो गया, एंड ही मस्ट पे। इफ ही डजंट, कॉन्ट्रैक्ट विल बी ब्रीच्ड एंड वी कैन आल्सो सू हिम फॉर ब्रीच। फाइन। एक लड़की थी, अंडर 18 थी, उसकी शादी हो गई, बंदा मर गया। जब बंदा मर गया, उसने अंडरटेकर को जाकर बोला कि कॉफिन दे दो। कॉफिन दिया, कॉफिन में दफना दिया। दफनाने के बाद बोलते हैं वो वाले जिन्होंने कॉफिन दिया कि भाई कॉफिन के पैसे दो। बोलते मैं तो माइनर हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अब कॉफिन खरीदना लाइफस्टाइल है? नहीं। लेकिन क्या करंट डेस्परेट रिक्वायरमेंट है? मियाँ मर गया, जी। यस। तो वो उसको भी नेसेसरी में बोल दिया, वो भी नेसेसरी में आ गया, और कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो गया। इससे मतलब यह कि सिर्फ बैकग्राउंड और करंट सिचुएशन नहीं देखी जाती, बल्कि डेस्परेट रिक्वायरमेंट भी देखी जाती है। समझाई? तो गुड्स व्हिच आर नेसेसरी आर वैलिड बिकॉज दे हैव कैपेसिटी। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं माइनर्स के, जो कि बाइंडिंग होते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अगर माइनर ने कोई ऐसी सर्विस ली है जिससे माइनर का खुद का कोई फायदा हुआ है, बेनिफिट हुआ है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर माइनर की कैपेसिटी आ जाएगी, और कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हुरिया को वकील बनना है, और हुरिया माइनर है, वो मेरे पास आती है क्लासेस लेने के लिए, और उसने पढ़ाई कर ली, फीस नहीं दी। मैंने कहा फीस नहीं दी भाई, बोलती है मैं माइनर हूँ, मेरे के पैसे नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, मैं फीस नहीं दे रही, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बताओ, इज शी गेटिंग अ गुड और सर्विस फ्रॉम मी? सर्विस। ये सर्विस जब लेगी, तो इससे इसका फायदा होगा, नुकसान होगा? अच्छी वकील बनेगी, बुरी वकील बनेगी? अच्छी वकील बनेगी, राइट। सर्विस से बेनिफिट होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और नॉट? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। एक केस आया, जो एक बच्चे को बनना था बॉक्सर, उसने बॉक्सिंग क्लब में एडमिशन लिया, वहां बॉक्सिंग सीख रहा था, तो उसने फिर पैसे नहीं दिए, उस पर केस हो गया। बताओ, बॉक्सर बनना है, बॉक्सिंग क्लब में जाओगे, अच्छे बॉक्सर बनोगे, बुरे? अच्छे बॉक्सर बनोगे, राइट। सर्विस से फायदा नुकसान है? फायदा है। कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग और नॉट बाइंडिंग? बाइंडिंग। फाइन। अच्छा, एक और बच्चा था, उसको फुटबॉलर बनना था। वो क्लब ए के अंदर ऑलरेडी फुटबॉल सीखा था 8 घंटे के लिए,
उसने बोला मेरे अंदर अभी बहुत जान है, कुछ होता ही नहीं, इतनी कम ट्रेनिंग है। फिर उसने क्लब बी के अंदर भी एडमिशन ले लिया, वहां पर एग्जैक्टली सेम ट्रेनिंग हो रही थी, वहां भी 8 घंटे की ट्रेनिंग हो रही थी। इवेंचुअली उसने क्लब बी को छोड़ दिया। बताओ कॉन्ट्रैक्ट फॉर गुड और सर्विस? Service. सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट सर्विस से बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? No, because it was like overload यस। work. 8 और 8 घंटे, बताओ 24 घंटे टोटल होते हैं ना दिन के अंदर, ये Yeah. बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? इससे पता ही चला कि जो दूसरा, पहला तो सही था, लेकिन ये दूसरा क्लब था उससे उसको क्या होता, ओवर एग्जर्शन हो रही थी, तबीयत खराब हो रही थी, तो उससे उसको बेनिफिट नहीं ले बल्कि डेट्रीमेंट, नुकसान हो रहा था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हुआ। चलो जी, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। अभी तक हमने कौन से टॉपिक कर लिए? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी। अब करेंगे इंटेंशन। A contract is a legally binding agreement, and a legally binding agreement is an agreement which is enforced in the court of law. In order to formulate a contract, you need to fulfill 5 requirements: offer, acceptance, consideration, capacity, intention. ये बात मैं इतनी दफा बोलूंगा कि आपके दिमाग में छप जाएगी, और आपको आंसर के ओपनिंग में यही बात लिखनी होती है यूजुअली, जो मैं सिखाऊंगा आपको आंसर राइटिंग के अंदर भी। Offer, where if I said, do you want to buy my car for £500? This is offer. When one party invites the other party into a binding contract, statement is clear and specific. Acceptance, yes, I want to buy the car. What is acceptance? Unconditional assent to each and every term of the offer. फिर दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है? कंसिडरेशन। मैंने जब गाड़ी दी तो बदले में क्या चाहिए? पैसा। बेनिफिट, डेट्रीमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू, सफिशिएंट नीड, नॉट एडिक्वेट। पहले प्रॉमिस, बाद में एक्ट, ये कंसिडरेशन है। फोर्थ, कैपेसिटी, mental capability. Everyone has capacity, 3 people do not have capacity. Mentally unstable, intoxicated, and minors. Minors की 2 exception है, where they enter into a contract regarding a good which is necessary, pursuant to section 3 of sales of good that, or they enter into a contract of service which is of their own benefit. यहाँ तक का सारा content रिवाइज हो गया, समझ आ गया? आयमा, फहाद, फातिमा, मानूर, मरीना, everyone. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आगे बढ़ता। इसके बाद जो है वो है इंटेंशंस। इंटेंशन से मतलब क्या होता है? इंटेंशन का मतलब होता है नियत। बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, पार्टी ए और पार्टी बी अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गए और हमने प्रूव कर दिया कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन और कैपेसिटी थी, तो लास्ट चीज क्या रह गई? ये प्रूव करना पड़ेगा कि इंटेंशन सी की नहीं थी। लेकिन इंटेंशन से पूरे टॉपिक का नाम क्या है? सिर्फ इंटेंशन नहीं है, पूरे टॉपिक का नाम है इंटेंशंस टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, इस बात का मतलब क्या हुआ मैं बताता हूं। ये चेक करना कि इंटेंशन थी या नहीं थी, इसका मतलब पता है क्या होता है? वी बेसिकली हैव टू चेक whether both the parties at the time of making the contract were both the parties intending to sue each other in the event of breach tomorrow. बोलते जब दोनों पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट में आ रही थी, कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा था, ये चीज देखो कि अगर के पार्टी ए से पूछो भाई इस वक्त बताओ, पार्टी ए और पार्टी बी अगर कॉन्ट्रैक्ट में आए तो कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद उरिया पार्टी ए को परफॉर्म करना पड़ेगा? यस। Yes. पार्टी बी को भी परफॉर्म करना पड़ेगा? यस। Yes. अगर पार्टी बी परफॉर्म नहीं करी तो क्या कर रही है? ब्रीच। तो पार्टी ए सू करेगा, छोड़ेगा? Sue. सू करेगा। और अगर पार्टी बी ने परफॉर्म नहीं किया तो पार्टी बी छोड़ेगी या सू करेगी? ये भी सू करेगी। Sue. तो यूजुअली क्या होता है, पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ करती है तो पार्टी एक दूसरे को सू करने की नियत रखती है कि नहीं रखती? Raktiya. रखती है। तो जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उस वक्त दोनों पार्टी से जाकर के पूछो, पार्टी ए से पूछो, लिसन अगर पार्टी बी ने कर ब्रीच किया तो तुम सू करोगे? वो बोलेगा हाँ बिल्कुल करूंगा। तो इफ ही इंटेंडेड टू सू पार्टी बी, यस और नो? यस। और पार्टी बी से पूछो, लिसन अगर पार्टी ए ने ब्रीच किया तो तुम छोड़ोगे, सू करोगे? ये बोलेगा हाँ मैं भी सू करूंगा। So are both the parties intending to sue each other if there is breach tomorrow? Yes or no? Yes. Yes. तो इसका मतलब दोनों पार्टीज की इंटेंशन है और इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन अब आप मुझे बोलोगे कि सर इंटेंशन तो होती है ना, क्या मतलब, ये क्या बात है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अलीना फतेह, नहीं फातिमा, हाँ अलीना अनम्यूट करें जरा।
एक Yes, बात sir. बताएं, एक बात बताएं, obviously you love your mother, right? Yeah. So your mother comes to you and says, Alina, do you want to buy my car for 500 pounds? And you say yes. So is it a contract between you and your mother, yes or no? It is. Tomorrow, if your mother, and you're having a breakfast in the morning, right? She made your breakfast, you guys are sitting and having breakfast. Tomorrow, if your mother says, you know what, Alina, I'm not going to sell you the car anymore. तो आपकी मदर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रही है? कर रही हूँ. यस. जेन्युइनली मुझे बताओ, जेन्युइनली रियल लाइफ एग्जांपल लेकर, विल यू सू योर ओन मदर? विल यू टेक I योर won't. ओन मदर टू द कोर्ट? I won't. नो. And do you think your mother loves you enough to not to sue you as well if you don't pay her the money for the car? She does. Yes. इसका मतलब क्या है कि जब आपकी माँ पे बात आई या माँ के लिए बेटी की बात आई तो वो एक दूसरे को सू करने को तैयार नहीं है. So sometimes the parties do intend to sue each other. If they do, intentions है, contract बन गया. So sometimes but parties they do not want to sue each other even if breach occurs. So यहाँ पर intention नहीं है, contract नहीं बना. और आप देखो घर के अंदर जो होता है, मसले होते हैं, लड़ाई होती है, फड्डा होता है, चीखते हैं, लेकिन सू नहीं करते एक दूसरे को, क्योंकि क्या बोलते हैं, घर की बात है, घर की इज्जत है, बाहर क्यों लेके जाए. करेक्ट. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग घर की बात करें, अलीना और उसकी मदर की बात करें, तो वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का हो गया? डोमेस्टिक हो गया. डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट में देखा, अलीना बोलती है मैं सू नहीं करूंगी अपनी मदर को, तो उसकी इंटेंशन है कि नहीं है? नहीं है. लेकिन अगर अलीना, हम लोग कमर्शियल लेवल की बात करें, you don't know who I am, you have never met me, you don't give a shit if I die or live, right? And I trade cars and I sell cars and you trade cars and you sell cars. और आप मुझे बोलती है कि भाई फलां गाड़ी डिलीवर कर दो, मुझे आगे बेचनी है. मैंने कहा डन. इफ आई डू एनी प्रॉब्लम इन एनी गड़बड़ इन द कॉन्ट्रैक्ट, आप छोड़ दोगी या मुझे सू करोगी? सू करूँगा. और अगर आपने गड़बड़ की, व्हाट डू यू थिंक, मैं छोड़ूंगा या सू करूंगा? मैं भी फुल टाइम सू सू करूँगा. करूंगा. तो जब हमारा मसला डोमेस्टिक घर से निकल के बाहर मार्केट में है, कमर्शियल हो गया, बिजनेस टर्म्स में बात करते हैं. जब बिजनेस टर्म्स में बात करते हैं तो इंटेंशन थी या नहीं थी? इंटेंशन थी. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दे, घर में जाए तो इंटेंशन नहीं है, घर से बाहर बिजनेस में जाए तो इंटेंशन है. इसका मतलब ये हुआ समटाइम्स द पार्टीज डू इंटेंड टू सू ईच अदर, समटाइम्स द पार्टीज डू नॉट. इससे आपको सिर्फ एक बात बताना था ये सारी बातें करके कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन का मतलब होता क्या है. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. पहली बात. नंबर 2, व्हाट डज इट मीन? इट बेसिकली मींस just check if the parties are intending to sue each other or not at the time of contract. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. अब मुझे बात बताओ अलीना, बल्कि हुरिया आप मुझे बताओ, हुरिया आप मुझे बात बताओ कि इंटेंशन जो होती है कहीं चिपकी हुई होगी दीवारों पे या दिमाग के अंदर होगी? दिमाग में. जो चीज दिमाग के अंदर होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है कि सब्जेक्टिव होती है? Subjective. सब्जेक्टिव होती है. सब्जेक्टिव का मतलब बेसिकली क्या होता है? अ पर्सन स्टेट ऑफ माइंड. सो बेसिकली आयान, can you tell what is going on in my mind right now as of now? No, sir. No. And I can't tell what's going on in yours, right? एक बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है ये बात तो पता करना इम्पॉसिबल है. तो इंटेंशन, बिकॉज इट्स सब्जेक्टिव इन नेचर, it's in the brain, it's the state of mind of a person, is it तकरीबन impossible? Yes. तो क्या करें हम लोग, किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि बंदे की इंटेंशन थी या बंदे की इंटेंशन नहीं थी? कैसे आइडेंटिफाई करें? बोलते हैं बड़ा सिंपल है आइडेंटिफाई करना. बोलते कोर्ट ने जुगाड़ लगाया. कोर्ट ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट को 3 कैटेगरी के अंदर तोड़ दिया. कोर्ट ने बोला एक होता है डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, और सोशल और डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोर्ट ने क्या किया? एक प्रिजम्पशन रखी. प्रिजम्पशन का मतलब क्या है?
अज्यूम करने का मतलब होता है कुछ सोच लेना, प्रिजम्पशन का मतलब पहले से कुछ सोच लेना। तो कोर्ट ने क्या बोला कि अगर हमारे पास कभी भी कोर्ट के अंदर एक मसला आएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ से रिलेटेड होगा, तो हम पहला सवाल क्या पूछेंगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट डोमेस्टिक है, सोशल है कि कमर्शियल है। अच्छा, इन तीनों में फर्क क्या है? डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अंकल नेफ्यू, कजन, फादर मदर, राइट, मदर डॉटर, यानी फिर फादर एंड सन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये क्या है? घर की बात, वेयर यू आर रिलेटेड टू ईच अदर, कोई रिलेशन है, ठीक है। जो घर की बात होती है, जहां पे रिलेशन होता है, वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? अयान, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक। लेकिन अयाना के बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? मुस्तफा सर। कब से दोस्त है भाई? सर 10 साल हो गए। 10 साल से दोस्त है। इज ही अ स्ट्रेंजर टू यू? नो। तो वो, लेकिन तुम्हारा रिश्तेदार भी नहीं है, तो डोमेस्टिक तो नहीं है, तो फिर क्या हो गया बंदा? वो सोशल। सोशल। तो when you know someone from before, he is not related to you, but you know him. So then that, if he's a friend, for example, then that contract is social. कभी ऐसा हुआ है 10 साल में आपने उससे पैसे ले लिए, ना उससे पूछा ना आपने वापस किए? यस सर। Yes. होता है ऐसा भाई, मैंने बहुत किया है, दोस्त करते हैं आपस में ऐसे। तो इसका मतलब क्या है कि सोशल। अब बताओ, यू लव मुस्तफा, राइट, ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, एंड do you want to see him in jail or do you want him to suffer? नो सर। यूजुअली कोई फड्डा होगा तो तुम अकेले बैठ के सुलझा लोगे, राइट? यूजुअली will you sue him usually or will he sue you? नो सर। नो। No. और अगर आप अपनी अम्मी के साथ या अपने फादर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ करते हैं और नहीं करते हैं, will you sue your father and mother? नो सर। No. तो पता क्या चला, मैंने अभी अलीना की भी एडवाइस दी थी और आपकी भी एडवाइस ली, दोनों ने क्या बोला? नो, वी विल नॉट सू। सेम बात बोली ना। इससे पता क्या चलता है कि डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट में, डोमेस्टिक सिचुएशन में, घर में और दोस्तों में चलता है मतलब डोमेस्टिक और सोशल सिचुएशन के अंदर यूजुअली पार्टीज सू और दे डोंट सू ईच अदर। यूजुअली दे डोंट सू, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, लेकिन 95% दे डू नॉट सू ईच अदर, राइट? तो कोर्ट ने क्या बोला कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट, जब भी मसला आएगा कॉन्ट्रैक्ट का कोर्ट के अंदर, हम सबसे पहली बात क्या पूछेंगे बंदे से? हाँ भाई कौन हो, कॉन्ट्रैक्ट डोमेस्टिक सेटिंग में था कि सोशल सेटिंग में था? अगर वो डोमेस्टिक में हो या सोशल में हो, लॉ एक ही है। उन लोगों ने एक प्रिजम्पशन रखी हुई है। प्रिजम्पशन मतलब पहले से एक बात सोची हुई है, ओहो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है आपकी, तो देयर इज नो इंटेंशंस टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, therefore contract, no contract, there must be no contract. अगर मैं कोर्ट आऊं और जज मुझसे पूछे कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया, मैंने बोला मेरी वाइफ के साथ किया है, बताओ पूरिया, कमर्शियल, सोशल, डोमेस्टिक? डोमेस्टिक। मेरे कुछ बोलने से पहले जज क्या बोलेगा? मैंने पहले से प्रिज्यूम किया हुआ है, अज्यूम किया हुआ है कि क्योंकि तुम डोमेस्टिक हो तो प्रिजम्पशन क्या है? इंटेंशन, नो इंटेंशन? No intention. कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्ट्रैक्ट? नो No कॉन्ट्रैक्ट। contract. जज बोलेगा नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं बोलूं मैंने मुस्तफा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, 10 साल पुराना दोस्त है मेरा ये, तो बताओ डोमेस्टिक, सोशल, कमर्शियल? Social, no सोशल। contract. सोशल के अंदर भी सेम प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन क्या है? ओ दोस्तों, इंटेंशन, नो इंटेंशन? नो इंटेंशन। कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्ट्रैक्ट? नो कॉन्ट्रैक्ट। समझ आई? यानी कोर्ट बोलेगा घर जाओ, अल्लाह हाफिज, वी विल नॉट एंटरटेन यू, बट दिस प्रिजम्पशन इज फाइनल और नॉट फाइनल? दिस इज नॉट फाइनल। General rule. अगर हम पार्टीज बोले हाँ सर जज साहब हम मानते हैं कि नॉर्मली डोमेस्टिक और सोशल में प्रिजम्पशन आपकी सही है, लोगों की नहीं होती होंगे इंटेंशन, वी एग्री विद दैट, लेकिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट में अगर पार्टीज ने कोई एविडेंस दिया और उस एविडेंस से ये बात प्रूव होती है कि भाई हमारी बिटवीन इंटेंशन थी, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यानी जो ये प्रिजम्पशन है, आप इसको क्या कर सकते हो? एविडेंस शो करके क्या कर सकते हो? रिबट। रिबट एक अंग्रेजी का वर्ड है। रिबट का मतलब क्या है? इसको आप डिसप्रूव कर सकते हो। जज क्या करेगा? अज्यूम करेगा कि इंटेंशन नहीं है, लेकिन ये अजम्पशन फाइनल है
या आप इसको डिसप्रूव कर सकते हो, यानी रिबट कर सकते हो। कैसे? कोई भी ऐसा एविडेंस लाओ जिससे आप प्रूव कर दो कि हमारे केस में इंटेंशन थी, तो जज मान लेगा, उसकी प्रिजम्पशन रिबट हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सबको ये बात समझ आ गई? क्लियर है? Yes. Yes, sir. अच्छा, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जोन्स वर्सेस पैटरसन, मेरिट वर्सेस मेरिट, बेलफर वर्सेस बेलफर, राइट, सोल्सबरी वर्सेस सोल्सबरी। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको एक केस एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हस्बैंड वाइफ थे, बट दे हेटेड ईच अदर, फटा हो गया था, एंड दे हैड डिसाइडेड, अभी इस वक्त मैरिड है, सुनो, हस्बैंड वाइफ थे, शादीशुदा है, मैरिड है, बट दे हेट ईच अदर नाउ। अच्छे ताल्लुकात हैं कि नहीं है? अच्छे ताल्लुकात नहीं है, एंड दे जस्ट वांना ब्रेक अप वेरी सून, एंड दे हैव डिसाइडेड दैट लिसन, हमारा आपस में नहीं चल सकता है, हम लोग ब्रेकअप करेंगे और हम लोग जो है ना डिवोर्स करेंगे एक दूसरे को। तो डिवोर्स पक्का है, डिवोर्स पक्का है। हुआ क्या, क्योंकि डिवोर्स पक्का है तो वाइफ ने बोला कि देखो यार, डिवोर्स लोगे मैं तो जाऊंगी कोर्ट, और कोर्ट से तुम्हारी काफी सारी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम मुझे मिलनी है। बाहर मुल्क में ऐसा ही होता है ना, स्टीव जॉब्स, मार्क, ये कौन है जितने भी, क्या नाम है उसका, जेफ Jeff बेजोस, और ये अपना जॉनी डेप, इनका जब होता है डिवोर्स तो इनकी प्रॉपर्टी इनकी बीवियों को मिली नहीं मिली। तो पता क्या चला, उस लड़की ने बोला अगर आपने, हम डिवोर्स करेंगे तो आपकी बच नहीं सकते तुम मुझसे, मैं वकील लाऊंगी, कोर्ट में प्रॉपर्टी ले लूंगी और मिलेगी, हक है मेरा, लॉ बोलता है मेरा। तो बोलती है ऐसा करो कि तुम भी अपना टाइम बचाओ, मैं भी अपना टाइम बचाती हूँ भाई, हमें कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है, मेरी वकील के पैसे ही बचेंगे, टाइम भी बचेगा, हम लोग आपस में बैठ के म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं कि क्या क्या मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या क्या तुम्हारी होनी चाहिए। बंदे ने बोला हाँ फेयर यार, सही बोल रही है। तो साथ बैठ के डिसाइड किया, बंदे ने बोला कि फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी तुम्हारी, ये गाड़ी मेरी, ये घर तुम्हारा, ये घर मेरा, डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, ठीक है। नहीं नहीं, हम ना मिलेगी, ये कोई एडीआर वेडीआर नहीं है, छोड़ दो आप, एडीआर नहीं है। साथ बैठ के अग्रीमेंट किया, हम ना साथ बैठ के अग्रीमेंट किया that you will keep this and I will keep that। जब ये अग्रीमेंट वगैरह कर लिया, अब उस लड़की को पता था कि ये बंदा बुरा इंसान है, ये मुकर जाएगा, तो उसने टिश्यू पेपर निकाला गाड़ी में से, बोलती है मुझे तुम्हें भरोसा ही नहीं है, साइन करो टिश्यू पेपर पे। उसने टिश्यू पेपर साइन भी कर दिया कि भाई वी हैव अग्रीड टू दिस एंड वी हैव साइंड। नेक्स्ट डे वो आई, बोलती चलो गाड़ी मेरे नाम पे करो, तो बंदा क्या बोलता है, कोई गाड़ी वाड़ी मेरे नाम पे नहीं है। उसने बोला कल तो अग्रीमेंट किया था, बोलते हाँ मैं मुकर गया, जो करना है कर लो। लड़की ने कोर्ट में सू कर दिया बंदे को, while they were married, नेक्स्ट डे सू कर दिया, और क्या बोला कि भाई वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स एंड वी हैड डिसाइडेड कि ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लेकिन ये बंदा ऑनर नहीं कर रहा। बताओ, हस्बैंड एंड वाइफ, डोमेस्टिक, सोशल, कमर्शियल, Domestic. डोमेस्टिक, प्रिजम्पशन, इंटेंशन, नो इंटेंशन, No, No नो intention. इंटेंशन, नो इंटेंशन, कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बताओ, ये वाइफ लविंग थी कि हॉस्टाइल थी, फटा था इसके साथ, हॉस्टल हॉस्टाइल थी। कल को अगर ये ऐसे अग्रीमेंट नहीं करता, ये वैसे भी कोर्ट जाती, चीजें ले लेती, यस। जी। और मैरिज जो है, ये चेक करो, अगर इस वक्त जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट बना रही थी, क्या उस वक्त इसकी इंटेंशन थी सू करने की? yes. अगर अगर उससे कोई पूछता कि कल को कॉन्ट्रैक्ट अगर बंदे ने नहीं किया, ऑनर किया, तो तुम सू करोगी? वो बोलती कि हाँ करूंगी। तो उसने क्या बोला कि मुझे पता था कि तुम ऐसे इंसान हो, तो उसने क्या एविडेंस ला के दिया कोर्ट को, ये टिश्यू पेपर देखो, टिश्यू पेपर के ऊपर साइन हुआ है मेरा। ये साइन क्यों करवाया उसने? क्योंकि उस पर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि उसको पता था कि कल मुकर जाता है। प्रिजम्पशन के थ्रू नो इंटेंशन, लेकिन एविडेंस शो करके प्रूव कर पाई इंटेंशन कि नहीं? यस। Yes. That tissue paper was an evidence that they had intentions. Therefore, the presumption was rebutted and the contract was made. Right? Flip situation. Flip situation के अंदर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिचुएशन है, हाँ, एक केस आया जिसके हस्बैंड एंड वाइफ थे एंड दे वर हैप्पीली मैरिड, प्यार करते थे एक दूसरे से, कोई डिवोर्स का सीन नहीं था, ना कोई फटा था। हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि अगर आपने घर की सफाइयां वगैरह ये सब चीजें काम किए तो मैं आपको जो है पैसे दूंगा। वाइफ ने कहा ठीक है।
इस बात को काफी टाइम हो गया, वो साफ साफ करती थी, घर के काम करती थी, ठीक है, लेकिन कोई पैसे से नहीं देता था उसको। डाउन द लेन बाद में जाकर कभी फड्डा हो गया और फिर मसला आ गया वर्ज ऑफ डिवोर्स को। लड़की ने बोला डिवोर्स से पहले तो मैं से बदला ले लो बंदे से, उसने सू कर दिया उसको, बंदे को, और क्या बोला कि जज साहब हमारा फलां साल में एक कॉन्ट्रैक्ट था कि आई विल क्लीन द हाउस एंड ही विल गिव मी द मनी, ही नेवर गिव मी द मनी, दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जज साहब ने बोला कि जिस वक्त तुम्हारी मैरिज हुई थी उस वक्त तुम्हारे गुड टर्म्स से बैड टर्म्स थे, गुड टर्म्स से, अगर अगले दिन ये बंदा पैसे नहीं देता तो तुम सू करती इस बंदे को, तुम्हारा हस्बैंड था, नहीं करती। तो बताओ डोमेस्टिक सोशल कमर्शियल, डोमेस्टिक, प्रिजम्पशन, इंटेंशन नो इंटेंशन, नो इंटेंशन, कॉन्ट्रैक्ट नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्ट्रैक्ट। कोई ऐसे एविडेंस ला सकती है जिससे प्रिजम्पशन रिपोर्ट हो जाए, या नो सच एविडेंस, तो कॉन्ट्रैक्ट नॉट वैलिड। समझाया? और सोशल के अंदर एग्जैक्टली सेम है, सोशल में भी सेम चीज है, सोशल में प्रिजम्पशन नो इंटेंशन नो कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस ला दो, प्रूफ कर दो, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो डोमेस्टिक और सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया सब लोगों को? यस सर। Sir, commercial में exceptions होती हैं? अब कमर्शियल में आते हैं, डोमेस्टिक सोशल हो गया, अब कमर्शियल में आते हैं। अब कमर्शियल के अंदर अलग है, उल्टा है। कमर्शियल का जनरल रूल पता है क्या है? देयर इज ऑलवेज इंटेंशंस। भाई आप मेरे क्या लगते हो, आप जियो मरो, वी डोंट गिव अ शिट, वी जस्ट वांट द बिजनेस डन, राइट? तो कमर्शियल में उल्टा है, कमर्शियल में देयर विल ऑलवेज बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इंटेंशन तो हमेशा होती ही होती है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे जज क्या पूछेगा? रिश्तेदार हो? नहीं। दोस्त हो? नहीं। तो क्या हो? सर बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। ओ कमर्शियल है, इंटेंशन नो इंटेंशन, ऑलवेज इंटेंशन और कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन दो सिचुएशन में इंटेंशन नहीं होती, दो ऐसी सिचुएशन है जहां पर इंटेंशन नहीं होती है। यानी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल होगा लेकिन इंटेंशन फिर भी नहीं होगी। पहली सिचुएशन ऑनर लॉ। ऑनर लॉ का मतलब क्या होता है? आपने एमओयू का नाम सुना है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये वही कॉन्सेप्ट है, राइट? होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास आता है अयान, बोलता है मुझे सर क्लासेस पढ़ा दें। मैंने अयान को क्या बोला? अयान मैं डॉक्यूमेंट लाओ, डॉक्यूमेंट लिखा होगा उमर खान विल टीच अयान कॉन्ट्रैक्ट लॉ, बट इन केस उमर खान डज नॉट, जेंटलमैन्स प्रॉमिस दैट उमर खान विल टीच हिम, आई विल डू दिस वर्क फॉर यू, जेंटलमैन्स प्रॉमिस, वादा, पक्की बात है। लेकिन जस्ट इन केस इफ आई रिफ्यूज टू टीच हिम एनी डे, he cannot sue me for breach of contract. Yani when both the parties write an agreement that they will do something for each other, and in that written agreement they write, but if they do not do, the parties cannot sue, then the parties cannot actually not sue. अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही ये बात लिख दी जाए कि भाई हम लोग कॉन्ट्रैक्ट, आप सू नहीं कर सकते, ये जो अग्रीमेंट है लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो अग्रीमेंट वाकई में लीगली बाइंडिंग। आप एक्सप्रेसली लिख रहे हो कि हमारी नीयत एक दूसरे को सू करने की नहीं है। इंटेंशन का मतलब क्या होता है? यही चीज चेक करना कि नीयत थी कि नहीं थी सू करने की। हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया हमारी नीयत नहीं है सू करने की एक दूसरे को, तो वाकई में नीयत नहीं है, दोनों पार्टी एक दूसरे को सू नहीं कर सकती, फिर यहाँ पर इंटेंशन नहीं होगी। क्लियर है? Yes, sir. दूसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ मियर पफ। स्टेटमेंट ऑफ मियर पफ का मतलब क्या होता है? बोलते हैं कुछ बिजनेस इश्तिहार लगाते हैं, एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं, बोलते हैं सर्टेन स्टेटमेंट्स आर एडवर्टाइजमेंट गिमिक्स एंड आर नॉट टू बी टेकन सीरियसली। कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि आपको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वो स्टेटमेंट सीरियस, हाँ, आपने कोई स्टेटमेंट सीरियस की तो या आप बेवकूफ हो या आपकी बेवकूफी है। ठीक है? अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। क्या एग्जाम्पल है इसकी? फॉर एग्जाम्पल एक बंदा गया रेड बुल के स्टॉल पे और पूछा व्हाई शुड आई बाय रेड बुल। तो लड़की ने बोला कि डोंट यू नो रेड बुल गिव्स यू विंग्स, और आपने रेड बुल खरीदी और रेड बुल पी गए। रेड बुल पीने के बाद आपने बोला विंग्स क्या है? विंग्स तो आए नहीं, ये क्या है? बताओ रेड बुल पी के विंग्स आएंगे? नहीं आएंगे ना भाई। इजंट इट स्टूपिड टू थिंक कि विंग्स आएंगे? यस। तो ये तो एडवर्टाइजमेंट के बहाने हैं, these are statements which are not to be taken seriously. आप उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी और बात पे उसको पकड़ सकते हो, उसको सू कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इस एक बात पे इंटेंशंस दोनों की है, ना मैं सू करूंगा ना आप सू करोगे।
And that is the entire topic of intentions to create legal relations.